एच.एस. रावत जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि राम मंदिर का जिक्र किया गया, इस ऐतराज को जताते हुए यह कहा गया कि 2019 में जो फैसला सुनाया गया अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को लेके, उसमें भी आस्था को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया और ज्ञानवापी में भी यही हो रहा है। इसी के साथ कोर्ट के फैसले का अपमान करना या उसको ना मानना कितना जायज आपको नजर आता है? पूर्णिमा जी, एक कहावत है, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको अच्छी तरीके से पता है कि जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, जब सर्वे हुआ था, तो के मोहम्मद उस समय एएसआई के डायरेक्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी रिपोर्टें पेश की थी और पेश करने के बाद लोअर कोर्ट से मुकदमे जीते, हाई कोर्ट से मुकदमा जीते, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जीते। 340 प्रमाण वहां पर उस समय रखे गए थे। और आज भी अगर ज्ञानवापी की बात करूं तो पिछले 7-8 महीने से लगातार वहां पर सर्वे चल रहा है और वहां पर इनके पक्ष के लोग भी हैं, इनके वकील भी हैं और सभी तरह के वहां पर एएसआई के जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं उनके माध्यम से वहां पर सर्वे हो रहा है। लेकिन यह है कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है और ये हमेशा कहीं ना कहीं कभी कोर्ट की बात करते हैं, कभी एएसआई की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। और पहले जब ये एएसआई ने उस समय पर ये रिपोर्टें पेश की तभी इन्होंने हंगामा खड़ा किया था और जब लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था तब इन्होंने कहा था ये 92 का जो वर्शिप एक्ट है उसका वायलेशन हो रहा है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 93 के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री ने वायलेशन नहीं किया, उस समय पर कंस्ट्रक्शन नहीं की, उस समय जाल नहीं लगाया, उस समय पूजा पाठ नहीं रोकी, तो इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है पूर्णिमा जी। इन प्रूफों के आधार पर हम हाई कोर्ट में भी आगे जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे और एक न एक दिन हमारा पूर्ण विश्वास है उन साक्ष्यों के आधार पर ज्ञानवापी का पूरा परिसर हमारा होगा। ये निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो इसको लेकर खुश नहीं है ना सर। अब आपने देखा जुमे की नमाज 1700 लोग इकट्ठा हो गए, ये कह दिया कि भाई सब लोग इकट्ठा हो जाओ, इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। बहरहाल चलिए, वो उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स पर इस्लामिक स्कॉलर अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच में प्रमोद कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ जहां पर हाईकोर्ट का आदेश है और उससे पहले निचली अदालत की तरफ से जो आदेश आए, आज क्या मुस्लिम पक्ष को सुनकर आपको भी ये लगता है कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, उससे डिसअपॉइंटमेंट और शॉक फील करना कोर्ट के फैसले का अपमान है? पूर्णिमा मैडम, देखिए, ये मुस्लिम पक्ष जितने भी हैं, इंक्लूडिंग मैं ओवैसी की बात कर रहा हूं। ओवैसी एक ऐसे नेता है जो बार बार दहाड़ दहाड़ कर करके एक ग्राउंड केवल ले रहे हैं, स्पेशल वर्शिप एक्ट जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें नरसिंहा राव सरकार ने उसको पास किया था बाबरी मस्जिद गिरने के बाद। लेकिन ये इशू हर कोर्ट में आ रहा है, ट्रायल कोर्ट से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो चंद्रचूड़ साहब ने साफ शुरुआत में कह दिया था कि यदि आप वर्शिप एक्ट में आ जाओगे तो आप मुश्किल में और पड़ोगे, क्योंकि वर्शिप एक्ट जो मेन इसमें जो कर रहा है कि 1947 के पहले का जो सिचुएशन वो रहेगा। सवाल यह है कि आज जो ज्ञानवापी में मिला या जो है वो ब्यास थाने में मिला, वो 1947 से पहले का रखा हुआ है। अब 1947 का जो सिचुएशन है और एएसआई यदि कर रहा है, मैं कोई भी लॉ का जो वैज्ञानिक तथ्य होता है, वो सर्वे रिपोर्ट होता है, वो एविडेंस है। जब 550 पेज का जब सर्वे रिपोर्ट आया और उसमें साफ चीज लिखा हुआ है कि इसमें जो हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति खंडित रूप में पाया गया, इसका मतलब है कि जाहिलों ने उसको तोड़ा है, उसको किसी तरह से जो हिंदू देवी देवताओं को उसमें विनाश करने की कोशिश किया है, उनकी आस्था को तोड़ने मनाने का किया है। तो इसके ऐसी स्थिति में जो न्यायालय के पास केवल पूजा करने के अधिकार के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि जो ज्ञानवापी जिसको मस्जिद कर रहे थे, नहीं सर, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एतराज क्यों है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये क्यों कह देता है कि कानून की किताबों को आग के हवाले कर दो? वो ये क्यों कह देता है कि कोर्ट का काम आस्था आधारित फैसला करने का नहीं है? उसको एतराज क्यों है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि मुस्लिमों को पाकिस्तान और बांग्लादेश करने मिलने के बाद भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिला है।
ये अनलिमिटेड है, क्योंकि ये लोग आक्रांताओं लोग हैं। ये चाहते हैं किसी भी तरह से इलीगल ढंग से हम उसको कब्जा कर लेना, हासिल कर लेना। इसी का एक जो मात्र है वो देखिए, उनकी भी आत्मा इस चीज को जान रहा है कि ये हिंदू का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसमें सनातन धर्मावलंबियों का जो है भावना जुटा हुआ है, उसका जो है आत्मा उसमें जुड़ा हुआ है। और ये सब कुछ देखते हुए भी कोई भी एक अंधा भी व्यक्ति होगा वो देखेगा कि ये प्राचीन मंदिर है, उसका केवल ढांचा को तोड़ा गया है, ढांचा को परिवर्तन करके और उसको आप ज्ञानवापी मस्जिद नाम रखिए। ज्ञानवापी शुद्धता जो संस्कृत का नाम है, ठीक है उसमें एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जो कि मुस्लिम का चीज पाया गया है। इसके बावजूद भी यदि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ इस चीज को लॉ को चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब ठीक है कि सर, इसी बीच में AIMPLB ये भी कहता है संजय राणा जी कि इतिहास की सच्चाई को समझना होगा। अब कौन जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतिहास की सच्चाई समझाएगा? क्या उनको इतिहास पता नहीं है, पहले क्या हुआ, आज की क्या स्थिति है? जोर जबरदस्ती से हमने कोई जमीन नहीं ली, हमने तो पैसे देकर ये जमीन खरीदी है। और हिंदू पक्ष को डर इसी बात का था कि मालिकाना हक की बात कर देगा वक्फ बोर्ड, कह देगा कि ये जमीन हमारी। देखिए पूर्णिमा जी, जब हम मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गोल पोस्ट चेंज करता हुआ दिखता है। अभी वो कुछ टीवी डिबेट्स पे, आप ही के डिबेट में बोल रहे थे कि भाई ये तो एक दिन पहले रिटायर होने वाले थे, एक दिन बाद, और उन्होंने जजमेंट दे दिया। देखिए 24 तारीख को रिपोर्ट आई थी, सील बंद रिपावर में था। 25 तारीख को जज साहब ने खुद खोल करके देखा, 26, 27 को 28 को छुट्टी थी, 29 को डेट रखा गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के वकील ने बोला कि इसको टाल दिया जाए, तो बेचारे ने 30 तारीख को जजमेंट दे दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो बात करते हैं कि वर्शिप एक्ट की, तो सेक्शन 3 के अंतर्गत ही जो ऑर्डर पास किया गया उसके अंतर्गत ही पास किया गया है, क्योंकि वर्शिप एक्ट नवंबर 1991 में बना था और ये जुलाई 1993 में बंद किया गया था। किसी मुस्लिम को खुश करने के लिए मुलायम सिंह ने ऐसा काम किया था। अब ये एक और दलील देते होंगे कि भैया ये बताइए, बता दीजिए कि व्यास परिवार वहां पे क्यों बार बार पूजा करता था, उसका सबूत दीजिए। मैं कुछ कानूनी तथ्य रखना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है जनता के लिए जानने के लिए। व्यास परिवार 11 अगस्त 1843 का ऑर्डर देख लीजिए। ये सारे ऑर्डर सबके संज्ञान में, मुझे ऐसा नहीं कि मैं अलग से कुछ बोल रहा हूं। 12 मई 1852 का ऑर्डर देख लीजिए। 8 फरवरी 1986 का ऑर्डर देख लीजिए। 2 मई 1902 का ऑर्डर देख लीजिए। 10 जून 1925 का ऑर्डर देख लीजिए। 13 अक्टूबर 1935 का ऑर्डर। ये केसेस चलते आए जो व्यास परिवार लड़ रहा है पिछले 100-200 सालों से। ये बोल देना कि वहां पे पूजा नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी पूजा वहां पर, वो ये कह रहे हैं। होती थी, वो ये कह रहे हैं वहां कभी पहले पूजा होती ही नहीं थी। नहीं होती थी, इसका सबूत है कि व्यास परिवार इनके साथ कानूनी लड़ाई अंग्रेजों के जमाने से लड़ रहा है। ये बताइए 1843 से लड़ाई चल रही है, कोई मैं चीज झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। ये सारे साक्ष्य कोर्ट में रखे हुए हैं जो हमारे वकील वहां पे रख रहे हैं। तो ये बोल देना व्यास परिवार नहीं रख रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। जहां तक बात होती है वर्शिप एक्ट, देखिए वर्शिप एक्ट में 2 क्लॉजेस है जिसे हमारे काबिल मित्र यहां बैठे हुए हैं। एक सेक्शन 3 होता है जिसका वायलेशन हुआ, एक सेक्शन 3 में जो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड में क्या, अगर पुरातत्व विभाग 1953 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी आता है, एग्जेम्प्टेड हो जाता है। इसीलिए चीफ जस्टिस ने बोला था कि अगर वर्शिप एक्ट में जाओगे तो बुरे फंसोगे, क्योंकि 2 ऐसे क्लॉजेस है जिसके तहत ये कहीं ना कहीं कानूनी पेज पे फंस जाएगा।